नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां नफरती भाषणों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का रुख काफी सख्त दिखा है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। अगर कोई शिकायत न हो तो भी पुलिस को खुद इस मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर कोई लापरवाही होती है तो अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनवाई आज कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, धर्म की परवाह किए बगैर कार्रवाई की जानी चाहिए। देश में घृणा का माहौल हावी हो गया है और जो बयान दिए जा रहे हैं नफरत फैलाने वाले, वो काफी विचलित करते हैं और ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है, इसके बावजूद 21वीं सदी में देश इस स्थिति में पहुंच गया है कि नफरती बयान खुलेआम दिए जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई होती नहीं दिखती। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मसले पर काफ़ी सख्त टिप्पणियां की हैं और आदेश भी दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत का संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर परिकल्पित करता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने का सपना है संविधान में, और नफरत फैलाने वाले जो भाषण हैं उनके खिलाफ आईपीसी में उपयुक्त प्रावधान हैं। इसके बावजूद निष्क्रियता है और इसके लिए एक तरह से उन्होंने शासन प्रशासन पर टिप्पणी की कि निष्क्रियता बनी हुई है, जबकि कई प्रावधान आईपीसी में हैं जो नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत देते हैं। और ये कहा कि हमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा। अगर कोई शिकायत न भी हो किसी नफरती भाषण के खिलाफ, तो भी पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, यानी खुद ही कोग्निजेंस ले उसका और उस पर कार्रवाई करे। और अगर कोई लापरवाही होती है ऐसे मामलों में, तो अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। पिछले कुछ दिनों में लगातार दिल्ली में हमने देखा, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कई इस तरह के सम्मेलन हुए, कई इस तरह के कार्यक्रम हुए जिनमें खुलेआम नफरती भाषण दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया और पूछा है कि वहां जो हेट स्पीच से जुड़े लोग हैं, जिन पर आरोप लगे हैं नफरती भाषण देने के, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस तरह के मामलों में वो दखल दे, और सरकारों को कहा कि या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए। हमें देश के सामाजिक ताने बाने को संरक्षित रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आपको याद दिलाने, इसी महीने 9 अक्टूबर को दिल्ली के एक सांसद परवेश वर्मा ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भीड़ को संबोधित करते हुए एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उससे आप सामान मत खरीदो, उसका बहिष्कार करो। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं और इन सब चीजों को लेकर के जिस तरह की निष्क्रियता शासन और प्रशासन की दिखती है, उस पर काफी आज सुप्रीम कोर्ट सख्त है। और इस पर बातचीत करने के लिए हम कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी आशीष भार्गव के पास चलेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई में इस वक्त हैं, सुन रहे हैं और इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जाने माने वकील कोलिन गोंजाल्विस। कोलिन साहब, आपका स्वागत है। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सख्त टिप्पणियां की हैं, ये बहुत ज़रूरी थी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह से काफ़ी बार एक तरह से चेतावनियां दे चुका है सरकारों को, शासन प्रशासन पुलिस को, लेकिन कुछ होता खास दिखा नहीं। करेक्ट। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को हाईलाइट किया कि हेट स्पीच बार बार होता है, पेपर में है, न्यूज़पेपर, टीवी में है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये बोलने के बाद क्या करेगा। जो करना चाहिए वो होना चाहिए आज। मेनली एफआईआर रजिस्टर। मेन पॉइंट ये है कि पब्लिक फिगर, नेता, पॉलिटिशियन हेट स्पीच देने के बाद जब रिकॉर्ड होता है टीवी पर, तुरंत बाद उसका एफआईआर होना चाहिए, तो बंद होगा। अब दिल्ली राइट्स में क्या हुआ? गोली मारो सालों को, कैबिनेट मिनिस्टर, और ये केस अभी हाई कोर्ट में 3 साल के लिए चल रहा है और अभी तक ऑर्डर नहीं आया एफआईआर रजिस्टर करने का। तो अगर सरकारी लोग, प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस, लीडर्स ऑफ द कंट्री, लीडर्स ऑफ द पार्टी, अगर उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता
तो who cares for what Supreme Court says? Who bothers? सुप्रीम कोर्ट जो भी कहे, हमारे खिलाफ केंद्रीय सरकार ये करेगा कि हमारे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगा, नहीं हो सकता। फर्स्ट टाइम जब एफआईआर होगा कोई लीडर के खिलाफ, तब लोग सुधरेगा और लोगों का समझ में आएगा कि कानून सभी के लिए है और एफआईआर बड़ा लीडर के खिलाफ भी हो सकता है। लेकिन ये टाइम अभी तक नहीं आया, ये हुआ नहीं आज तक। जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव भी हैं जो इस पूरी सुनवाई को हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। आशीष, हमारे साथ कोलिन गोंजाल्विस हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या खास बातें की? हमने कई बातें बताई हैं, अगर एक बार फिर से दर्शकों को बताएं कितना सख्त आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर रहा। जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने बड़ी टिप्पणियां की हैं और कहा है कि देश के सामाजिक ताने बाने को यानी सोशल फैब्रिक्स को उसको बनाए रखना है, उसको संरक्षित रखना है और इसकी जिम्मेदारी है वो सरकारों की है। सीधे तौर पर सरकारों को कह दिया है कि किसी शिकायत का इंतजार नहीं होना चाहिए, सो मोटो लेकर यानी स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे लोगों के खिलाफ जो हेट स्पीच देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। और दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और यूपी पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि जो हेट स्पीच देने वाले हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा का मामला भी रखा गया था जो दिल्ली में उन्होंने स्पीच दी थी, उस पर भी दिल्ली पुलिस को जवाब देना है कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। बड़ी बड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, हम धर्म के नाम पर ये देश में क्या हो रहा है, ईश्वर को हमने इतना छोटा कर दिया है, नफरत का जो माहौल है वो इस देश में हावी हो गया है और ऐसे माहौल को कड़े हाथों से लेने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा है। और सीधे सीधे चेताया है कि अगर किसी इस तरह की घटनाएं आगे होंगी तो अफसरों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, पुलिस अफसरों को जो इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको अवमानना की कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि एक धर्म की बात यहाँ नहीं है, यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग भी इस तरह की हेट स्पीच कर रहे हैं और धर्म की परवाह किए बिना ही पुलिस और सरकारें आगे बढ़ेंगी, कार्रवाई करेंगी, हेट स्पीच को रोकेंगी और यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर जवाब उन 3 स्टेट को देना है। लेकिन इसका जो संदेश है वो पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट जैसी देश की सबसे बड़ी अदालत जब ये कह दे कि एक अदालत के रूप में हमने ऐसा माहौल नहीं देखा है कभी कि जब नफरत का जो माहौल है वो हावी हो रहा हो और इस तरीके से धर्म की आड़ में ये सब हेट स्पीच दी जा रही हों, तो निश्चित तौर पर मामला काफ़ी अब गंभीर हो गया है। बहुत सारी पिटीशन यहाँ पर हेट स्पीच को लेकर पड़ी हुई हैं। कपिल सिब्बल बार बार यही कह रहे थे कि पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, हम बार बार कोर्ट आते हैं, हम कोर्ट नहीं आना चाहते हैं लेकिन बार बार हमें कोर्ट आना पड़ता है, कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, इसके बाद सुनवाई आगे चली जाती है लेकिन फिर हेट स्पीच की घटनाएं सामने आती हैं। ये तमाम बातें हैं जिस पर अदालत को मजबूर किया है कि ऐसे माहौल में, ऐसी घटनाओं में जब हेट स्पीच का चारों तरफ हेट स्पीच का माहौल हो तो देश की अदालत क्या कदम उठाए, वही सोचकर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक गंभीर कदम उठाया है। सरकार और पुलिस को बताया है कि उनको कार्रवाई करनी होगी, कानूनन उनको कार्रवाई करनी होगी और अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो देश की सबसे बड़ी अदालत उनको कटघरे में खड़ा कर लेगी, उनके खिलाफ अवमानना के मामले भी चलाएगी। जी, और परवेश वर्मा का जो मामला है इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है दिल्ली पुलिस से कि आपने अभी तक क्या किया है, इस मामले में अभी तक कहां पहुंची है दिल्ली पुलिस की जांच? जी बिल्कुल, देखिए केस यही था, यही सवाल भी उठाया था कपिल सिब्बल ने, उनके बयान भी पढ़कर सुनाए थे कि दिल्ली में 9 अक्टूबर को इस तरह बीजेपी के सांसद ने परवेश वर्मा ने बयान दिए थे। जस्टिस जोसेफ ने भी वो बयान पढ़े और कहा कि ये बयान काफ़ी चिंता वाले हैं, ये बयान शॉकिंग वाले हैं। जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने भी कहा कि दूसरे धर्म के लोग भी इस तरह की हेट स्पीच दे रहे हैं, इस हेट स्पीच के ऊपर काबू करना बहुत ज़रूरी है, चिंता का माहौल है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो निश्चित तौर पर यूपी में जो घटनाएं हुई हैं उनमें यूपी सरकार को जवाब देने हैं कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है।
जो उत्तराखंड में घटनाएं हुई हैं उत्तराखंड सरकारें जवाब देंगी, और जो दिल्ली में घटनाएं हुई हैं जिसमें परवेश वर्मा की हेट स्पीच का भाषण भी शामिल है, जो कथित तौर पर हेट स्पीच की बात कहकर यहाँ लाया गया है, उस पर भी दिल्ली पुलिस को जवाब देना है। तो फिलहाल कटघरे में सरकारें हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट सख्त है, सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई चाहता है, क्योंकि अब बातों से काम नहीं चलेगा। यही बात का प्रिंसिपल कह रहे थे कि बात बहुत हो चुकी है, सवाल जवाब बहुत हो चुके हैं, अब सीधे और सीधे वक्त एक्शन का है और सुप्रीम कोर्ट अब एक्शन के मूड में है। जी, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्शन चाहता है और लगभग सभी सरकारें इस मामले में एक तरह से कटघरे में हैं। जितने भी मामले इस तरह के होते हैं उनमें सख्त कार्रवाई की तुरंत जरूरत होती है, लेकिन जिस तरह की देरी होती है वो कई बार बड़ी घातक होती है और जो आरोपी हैं वो बच निकलते हैं। आपको सुनाते हैं बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा ने किस तरह इसी महीने 9 अक्टूबर को एक समुदाय विशेष के बायकॉट की बात कही थी एक खुली सभा में। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है, तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो प्रवेश वर्मा बीजेपी के सांसद, ये ताज़ा स्पीच है इनकी, अभी 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं, 9 अक्टूबर की बात है और साफ समझ में आ रहा है कि किस एक विशेष समुदाय को वो निशाना बना रहे हैं और खुली सभा में किस तरह से मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। और ये बताता है कि किस तरह से हिम्मत बढ़ गई है इस तरह के नफरती भाषण देने वालों की। हमारे साथ वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस हैं। कॉलिन साहब, आपने इतने मामले लड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका क्या अनुभव कहता है अभी तक के इन मामलों को देखते हुए, जो भी आपने पैरवी की इस तरह के मामलों में, कहां कमजोर पड़ता है पूरा सिस्टम ऐसे लोगों को सजा देने में? मेरा अनुभव से कोर्ट को जनरल बातें करना आसान है, लेकिन जब समय आता है, जब कोर्ट को प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ ऑर्डर दे कि एफआईआर दर्ज हो, तब जुडिशरी में हिम्मत नहीं है। प्रवेश वर्मा इतना हिम्मत दिखा रहा है आज क्योंकि 3 साल पहले जब ही दिल्ली राइट्स का केस हाईकोर्ट के सामने आया और मुरलीधर साहब ने कहा यू विल हैव टू रजिस्टर एफआईआर, और ओवरनाइट पार्ट हर्ड हो गया, नेक्स्ट डे सुबह आर्ग्यूमेंट को कंटिन्यू होने का था और रात को केंद्रीय सरकार ने इसको ट्रांसफर किया इन द मिडल ऑफ द केस। तो जजेस को डर है, जजेस, आज का जजेस में हिम्मत नहीं है कि केंद्रीय सरकार का पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करे। इसलिए प्रवेश वर्मा खुलेआम से पब्लिक के सामने हेट स्पीच देते रहेंगे, एक के बाद एक। उसको मालूम है किसी का हिम्मत नहीं है जुडिशरी में इसको पकड़ना। हालांकि हम मानते हैं, हमारा न्यायपालिका में पूरा विश्वास है, ये हिम्मत न्यायपालिका में भारतीय संविधान ने दी है कि वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है अगर कोई कुछ गलत करे। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है काफ़ी सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य तौर पर यह कहा है कि आप इंतजार न करें किसी शिकायत का, आप तुरंत सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, यानी स्वतः संज्ञान लें मामले का और केस रजिस्टर करें, कार्रवाई करें। तो इसके बाद आपको लगता है कि अब सरकारों के पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं होगी पुलिस प्रशासन के पास कि ऐसे मामलों में ढिलाई बरतें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके बाद अगर ऐसा नहीं करते तो उन पर अवमानना की कार्रवाई होगी। तो आपको लगता है कि काफ़ी सख्त संदेश दे दिया है या और भी कुछ करने की ज़रूरत है? जी कॉलिन साहब, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं सवाल। हाँ, दोबारा बताओ। आज जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही उसमें कहा है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले प्रशासन, पुलिस ऐसे मामलों में इंतजार न करे कि कोई शिकायत करेगा और अगर ऐसे मामलों में देरी होती है तो अवमानना की कार्रवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो सख्ती है आपको लगता है काफ़ी है इस तरह के मामलों में, या और भी ज़्यादा इस पर अभी काफ़ी कुछ किए जाने, कहे जाने की ज़रूरत है? देखिए, आज के लिए ये ठीक है, ये पॉजिटिव ऑर्डर है, क्योंकि कम से कम सुप्रीम कोर्ट का बेंच ने कहा कि एक्शन ले तुरंत।
और सुओ मोटो मतलब किसी का इंतजार के लिए मत रुको और डायरेक्टली करो। लेकिन ये सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने आप के ऊपर भी लेना चाहिए कि तुम जब देखते हो टीवी पर कि लीडर्स ऑफ द कंट्री, केंद्रीय सरकार के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हेट स्पीच दे रहा है, यू टेक सुओ मोटो योरसेल्फ। आप खुद करो। कल जाके परवेश वर्मा के खिलाफ सुओ मोटो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट शुड टेक। आप लीडरशिप दिखाओ, आप खुद करो। क्योंकि अगर हमारा जुडिशरी लीडरशिप नहीं लेगा, आम जनता ले सकता है, कोई कलेक्टर ले सकता है सुओ मोटो एक्शन। केंद्रीय सरकार मिनिस्टर के खिलाफ कोई सुओ मोटो कर पाएगा? जजेस कर सकता है। तो जजेस का जिम्मेदारी है कि दिखाना, लीडरशिप दिखाना। और कल जब कोर्ट में बैठेंगे तो इमीडिएटली ऑर्डर डिक्टेट करें कि आई एम टेकिंग सुओ मोटो नोटिस। परवेश वर्मा ने पब्लिक में ये कहा, दिल्ली राइट्स में ये कहा, और सुओ मोटो वाई एक्शन शुड नॉट बी टेकन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। टफ हो जाएगा। ये सभी लोग जो इतना मतलब जोर से बात कर रहा है हेट स्पीच, सब ठप हो जाएगा तुरंत जब उसको मालूम पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया। ऑल दिस हेट स्पीच विल स्टॉप इमीडिएटली, खत्म हो जाएगा। हिम्मत नहीं है इन लोगों का, हिम्मत नहीं है कि एक्चुअली कुछ करे। और जुडिशरी अगर सामने आएगा, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करो कहेंगे, इनके सारे हेट स्पीच बंद हो जाएगा पूरा देश में। सो जुडिशरी मस्ट एक्ट। जुडिशरी आगे आना चाहिए, सामने आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के कॉलिन गोंजाल्विस थे, जिनका बड़ा अनुभव है इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने का। और हम ये मानते हैं कि हमारी न्यायपालिका में वो हिम्मत भी है, लीडरशिप भी है, और अक्सर ऐतिहासिक फैसले ऐसे मामलों में हमारी न्यायपालिका ने सुनाए हैं। और आगे भी निश्चित ही ऐसे मामलों में हमें काफ़ी सख्त कार्रवाई अपने कोर्ट्स की, न्यायपालिका की ओर से देखने को मिलेगी। आज का बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें नफरती भाषण देने वालों को एक साफ चेतावनी दी गई है, और साथ ही कानून पर अमल कराने वाली एजेंसियां, शासन प्रशासन को भी, कि अगर इस तरह का कोई नफरती भाषण होता है तो उसमें बिना शिकायत का इंतजार किए वो स्वतः संज्ञान लें, सुओ मोटो कोग्निजेंस लें ऐसे मामलों का, और कार्रवाई करें। और अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो। और ऐसे मामलों में, जैसे कि कॉलिन गोंजाल्विस कह रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट खुद भी अगर स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे मामलों को निपटाना शुरू करे, ऐसे मामलों में सख्ती दिखाना शुरू करे, तो फिर किसी की कल नफरती भाषण देने की हिम्मत नहीं होगी किसी भी समुदाय के खिलाफ। अरुणाचल प्रदेश से खबर, जहां आज सेना का एक लाइट हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर अरुणाचल प्रदेश में, अब ऊपरी सियांग जिले में जंगलों के बीच ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बचाव की टीम वहां पहुंच गई है। सड़क वहां तक पहुंचने की नहीं थी, इसलिए जंगल के रास्ते ही बचाव टीम को वहां भेजा गया। हेलीकॉप्टर में 5 लोग थे। अब तक 2 शव मिले हैं, सेना के सूत्रों के हवाले। हमारे सहयोगी रत्नदीप हमारे साथ हैं गुवाहाटी से। रत्नदीप, बचाव का, राहत का काम कहां तक पहुंचा, और क्या किसी के बचने की कोई उम्मीद इसमें दिख रही है? देखिए, जितना आधिकारिक सूत्रों से खबर मिल रही है कि बचाव अभियान अभी भी जारी है, जबकि अब रात हो चुकी है, तो ये अभियान रात में करना उस इलाके में जहाँ पे दुर्गम पहाड़ी है, बहुत घना जंगल है, वहाँ पे रात में ये बचाव अभियान करना बहुत ही मुश्किल है। और जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं उनसे जो बात की है हमने तो जैसा लग रहा है, उनका ये मानना है कि वहाँ पे सर्वाइव करना होने का, लोगों को बचने की उम्मीद बहुत कम है। मगर अभी भी सर्वाइवर्स के लिए वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं इंडियन आर्मी और बाकी जो एजेंसीज वहाँ पे लगी हुई हैं। ये जो मामला घटा है आज सुबह 10:45 पे जब ये चॉपर क्रैश हुआ अपर सियांग ज़िले का टूटिंग, जो कि आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल है चाइना बॉर्डर से पास, उसके आगे कुछ छोटे छोटे
गांव हैं और इसके बाद धीरे से पहाड़ी शुरू हो जाती है, पहाड़ी से घिरा हुआ इलाका है और इसके बाद जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो आ जाती है और वहीं पर ही जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ पे भारतीय सेना तैनात रहती है। तो अमूमन जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है इसको जो पूरी फ्रंटियर में अरुणाचल प्रदेश में यूज़ किया जाता है, जो सप्लाई रहती है फॉरवर्ड पोस्ट में या फिर इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मगर अगर ये इस घटना की बात करें तो आज सुबह ये जो चॉपर है ये असम के लीकाबाली, वहाँ पे आर्मी का एक बहुत बड़ा बेस है, वहाँ से ये उड़ान भरी थी इसने और इसके बाद 10:30 बजे के बाद ग्राउंड कंट्रोल के साथ इसका जो कम्युनिकेशन है वो टूट गया और 10:40 से 10:45 के बीच ये हादसा हुआ। इसके बाद लोकल लोगों ने सबसे पहले देखा कि जंगलों से जो धुआं निकल रहा है, इसको देख के उनको लगा कि चॉपर क्रैश हुआ, क्योंकि इसके पहले उन्होंने चॉपर की आवाज़ सुनी और उस इलाके में चॉपर बहुत लो फ्लाइंग भी करता है, ज़्यादा ऊपर फ्लाइंग नहीं करता है, क्योंकि ये वैली फ्लाइंग कहते हैं। अरुणाचल में बहुत ज़्यादा एयर क्रैश होते हैं और चॉपर क्रैश हुए हैं, सिविलियन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट, और इस महीने का ये दूसरा क्रैश है। इसके पहले तवांग सेक्टर में एक एडवांस और एक हेलीकॉप्टर, चीता हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी की, आर्मी एविएशन कॉर्प की, वो क्रैश हुआ और उसमें एक पायलट की जान गई और एक जो उनके सहयोगी पायलट थे, को पायलट थे, वो क्रिटिकली इंजर्ड हुए थे उसमें। और अब ये हादसा हुआ और ये जो हादसा हुआ इसमें ये जो जगह है जहाँ पे हुआ है बहुत ही रिमोट है, जो नियरेस्ट मोटरेबल रोड है उससे आपको 2 घंटे से भी ज़्यादा जंगलों के बीच से जाना पड़ेगा। इसके बाद आप वो घने जंगल में पहुंचेंगे, इसके बाद आपको रेकी करना पड़ेगा। इसके लिए जबकि जंगलों के द्वारा बीच से टीम भेजी गई, आकाश मार्ग से भी रेकी की गई, 3 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे वहाँ पे। इंडियन एयरफोर्स ने भी इंडियन आर्मी का सहयोग किया है इस ऑपरेशन में। MI-17 इंडियन एयरफोर्स का चॉपर लगाया गया और इसके साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर 2 वहाँ पे यूज़ किए गए और 2 टीम उस रैकेज को देख पाई और इसके बाद 2 टीम रेस्क्यू टीम वहाँ पे पहुंची और 2 बॉडीज को अब तक निकाला गया है। सर्वाइवर्स के लिए खोज जारी है। कुल मिला के 5 लोग उस पर सवार थे, मगर ये लोग कौन थे, इनमें से इनका रैंक क्या था और कहाँ ये सॉर्टी जा रही थी, इसका खुलासा अभी तक भारतीय सेना ने नहीं किया है। और हम लोग को इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आए कि कैसे ये हादसा हुआ, क्योंकि ये दूसरा हादसा है इस महीने अरुणाचल प्रदेश में। शुक्रिया रतनदीप इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी जो आधिकारिक जानकारी है पूरी आनी बाकी है। रात घिर चुकी है उस इलाके में और घना जंगल है, इसलिए रात में जो राहत और बचाव का आगे का काम है, खोजने का आगे का काम है, वो काफ़ी मुश्किल होगा। हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में प्रदूषण बढ़ता है और इसकी एक बड़ी वजह होती है पराली का जलाया जाना। यानी धान को जब काटा जाता है उसके बाद जो बचा हुआ ठूंठ रह जाता है उसे खेतों से हटाने के लिए सबसे आसान काम किसानों को लगता है कि उसे जला दिया जाए। हालांकि इसके लिए और भी कई तरीके निकाले गए हैं, लेकिन जो सबसे आसानी से कई बार किसानों को लगता है रास्ता है वो ये होता है और इस वजह से बड़े इलाके में धुंध की चादर छा जाती है जो दरअसल धुआं होता है और इसका असर आसपास के पूरे इलाकों पर पड़ता है। क्योंकि दिल्ली पर भी ये धुंध की धुएं की चादर आती है, इसलिए हल्ला ज़्यादा मचता है और दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और इसे लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पहले पंजाब सरकार पर आरोप लगाती थी कि वहाँ पराली जलाई जा रही है, लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है तो बीजेपी ने अब इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है और दोनों आमने सामने हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बीजेपी का आरोप है कि पंजाब की सरकार पराली जलाने की समस्या से नहीं निपट पा रही है और इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने एक अखबार की खबर को टैग करते हुए आज ट्वीट किया, लिखा, अरविंद केजरीवाल जी प्लीज वेक अप, आई हैव बीन रेजिंग दिस इशू अगेन एंड अगेन। जनता की सांसों के दुश्मन न बनो, तत्काल पंजाब का दौरा करो और उन्हें निर्देश दो, दिल्ली वांट्स टू ब्रीथ क्लीन एयर। पराली और दिवाली में एक दिन बजने वाले पराली ऑन और दिवाली में एक दिन बजने वाले पटाखे ऑफ, गजब का गवर्नेंस मॉडल है आपका, ये मनोज तिवारी ने ट्वीट किया है। और एक तरह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल को ये कहने की कोशिश की है कि जब आप दिल्ली में थे तब आप कहते थे पंजाब से ये हो रहा है और अब पंजाब में भी आपकी सरकार है और आप इस मुद्दे का हल निकालने में नाकाम रहे हैं अभी तक।
पंजाब ने पराली जलाने की समस्या के समाधान के लिए इस बीच एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से बात की, जिन्होंने ये कंट्रोल रूम दिखाया और बताया कि कैसे इसके जरिए वो पराली जलाने के मामलों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले CAQM जो आयोग बनाया गया है एयर पोल्यूशन के लिए, उसने कहा है कि दिवाली से पहले शनिवार, रविवार, सोमवार स्थिति खराब हो सकती है, AQI लेवल 300 के पार पहुंच जाएंगे। और फिर एक बार वही डिबेट शुरू हो गई है पराली जलाने को लेकर के कि पराली जब जलती है, धुआं उठता है, उसकी वजह से दिल्ली हांफने लग जाती है, खांसने लग जाती है। और ब्लेम आता है पंजाब पर कि पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जलाई जाती है। इस बार सरकार बदल गई है। हर बार हम देखते थे कि चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अमरिंदर सिंह पर आरोप लगा देते थे कि नहीं, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पराली जलाई जा रही है, देखिए नंबर्स देख लीजिए, इस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन अब इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी। अब आम आदमी पार्टी की सरकार पराली जलाने को लेकर के कैसे कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है, इसको लेकर के हम पंजाब में हैं, चंडीगढ़ में, और हमारे साथ हैं कुलदीप सिंह धालीवाल जो कि पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, और इनके पास जिम्मेदारी है कि पराली जलाने को लेकर के वो ऐसे बड़े कदम उठाएं जिससे किसान भी सुखी रहें और प्रदूषण में ना फैले। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप पंजाब आए हो। सर, आपकी सरकार अब दिल्ली में भी है, अब दिल्ली की जिम्मेदारी भी आपकी और पंजाब की तो है ही है, और हर बार पंजाब विलन होता है कि भैया पंजाब में पराली जलती है, धुआं उठता है और दिल्ली खांसती है। अब आपकी सरकार नई है, आप लोगों ने वादा किए थे, तो अब इस बार क्या कर रहे हैं जिससे पराली कम जल रही है? क्या नए कदम उठा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? नहीं, हमने बहुत काम किया है पिछले जो 1-1.5 महीने से। हमारी पूरी गवर्नमेंट, हमारा पूरा डिपार्टमेंट, हम सब लोग लगे हुए हैं, हमारे ऑफिसर लगे हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट लगे हुए हैं, हमारे स्कूलों के स्टूडेंट लगे हुए हैं, जितने अधिकारी हैं सभी को इस काम पे लगाया हुआ। आप क्या कर रहे हैं? सरकार आ गई, आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? जो क्योंकि सरकार आपकी है, जो कर सकते हैं उसमें आप क्या कर रहे हैं? जैसे इस बार पराली कम जल रही हो, क्या कुछ नया इनिशिएटिव लेके आए हैं? मैं अभी आपको बताऊंगा, 1,22,000 मशीनें जो पराली सामने के लिए जो संद है वो हमने किसानों को पंजाब में दिए हैं और रोज दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। जितने किसानों को बोला कि आपको कोई हैप्पी सीडर चाहिए, सुपर सीडर चाहिए, बेलर चाहिए, जो भी चाहिए, पराली को आग नहीं लगानी। और इसके साथ हमने जो मनरेगा है, 5 एकड़ वाला जो किसान है वैसे भी मनरेगा के अंडर आता है, तो उनको बोला कि आप छोटा किसान है तो वो उन्होंने पराली सामनी है तो मनरेगा की लेबर ले सकता है। और उसके बिना जो पराली है, हमने लोगों को ये बोला है कि ये पशुधन है, जे डेयरी फार्मिंग पंजाब में करना है तो ये पराली गऊ मज्जों को खाने के लिए भी एक उनका खाना है, बहुत ज़बरदस्त खाना, और दूध के लिए ये बहुत बड़ी एक खुराक है। तो हमारी सरकार ने आपने देखा एक कंट्रोल रूम बनाया पूरे पंजाब। देखिए ये हमने कंट्रोल रूम बनाया, पूरे पंजाब के अफसरों की एक मीटिंग की एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट, तो उन लोगों को बोला कि भाई आपको आज से 1 महीना पहले कि आपने दफ्तर में नहीं बैठना है, आपने गांव जाना है, किसानों के पास जाना है। तो सब लोगों को हमने इसके साथ जोड़ा है। पूरा कंट्रोल रूम जो है ये पूरा पंजाब की निगरानी कर रहा है। ये स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, क्रॉप रेसिड्यू के लिए आपने ये कंट्रोल रूम बनाया। कंट्रोल रूम काम कैसे करता है वो जरा बताइए हमारे दर्शकों को। काम जो करता है, इसका काम जो है कि सबसे पहले हमें पता चल जाता है कि आग कहाँ लगी है। कैसे पता चलता है? आप लोग सैटेलाइट से हम पता कर लेते हैं कि कहाँ आग लगी है। तो उससे पहले उस एरिया का जो हमारा चीफ एग्रीकल्चर अफसर है, जो दूसरे अफसर हैं, तो उनको बोलते हैं कि जल्दी जाओ उस जगह पे। वो जैसे गूगल लोकेशन, कैसे गूगल लोकेशन आ जाती है आप लोगों के पास? गूगल लोकेशन हमारे पास आ जाती है। तो जब गूगल लोकेशन पे हमें पता चल जाता है तो संबंधित एरिया जो लोग बैठे हुए हैं इनको 2-2, 3-3 जिले दिए एक आदमी। तो जब इसके पास आ गया कि जी मतलब उधर आग लगी है, गूगल लोकेशन आ जाती है आप लोगों के पास की है। हम उससे ले अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने अफसर जो है खेती बाड़ी के, उधर भेज देते हैं कि जल्दी जाओ, किसान को समझाओ, बंद करो, दूसरे खेत में ना लग जाए। तो उसका इतना ज़बरदस्त मतलब जरा असर पड़ा है हमारे मतलब जो अफसर उनके एक्टिव होने के बाद उनको पता चल गया। ये देखिए ये मतलब जो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, तो
आज भी तरनतारन में सबसे ज़्यादा आग लगी। हाँ 14। उसके नीचे लुधियाना में 13 केस हुए हैं, फतेहगढ़ साहब में 8 केस हुए, जे मुक्तसर है, मोगा है, पठानकोट है, जे मोहाली, इधर कोई केस नहीं हुआ है। आज बरनाला में कोई केस नहीं हुआ, आज फतेहगढ़ साहब में कोई केस नहीं हुआ, आज हुशियारपुर में सिर्फ 1 हुआ है, गुरदासपुर में 2 हुए, तो इधर फाजिलका में 3 हुए। पूरे पंजाब की जो रिपोर्ट है 1-1 मिनट रिपोर्ट आती है। देखिए इनके पास ये लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आ गया है इनके पास, और वो सरपंच का नाम नोडल ऑफिसर के नाम है। हाँ। और यहाँ से आपकी टीम फोन कर देती है। हाँ, उससे पहले फोन टीम करते थे। आपके पास कौन सा जिला है? अमृतसर। आपको पता है चीफ कहाँ है? कहाँ है? बात करो, वीडियो कॉल कराओ, कहाँ है वो? हाँ वीडियो कॉल करो। अमृतसर का खेतीबाड़ी चीफ कहाँ काम कर रहा है? हाँ लोकेशन टू डोर हाँ फील्ड में ही है। हाँ तो अमृतसर के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हेड हैं उनको वीडियो कॉल मिला रहे हैं और उनका लोकेशन आ रहा है कहाँ पर है। हाँ, देखिए जे बेलर के साथ वो पराली बना रहे। ये आ गया फोन। हाँ चीफ साहब केड़े पिंड च हो? वल्ला। अच्छा स्थिति कंट्रोल च है? हाँ जी बिल्कुल, यार सारे आगे लागे बने किते आग नहीं लगी, सारा पेडलिंग हो रही है, सारे गड्ढा बनने खंडे जी। अच्छा हाँ जे कराओ ख्याल रखना, दूसरे गांव में ख्याल रखना। धालीवाल साहब, जो आपको देख रही है जनता, चाहे वो दिल्ली की जनता देख रही हो, पंजाब की जनता देख रही हो, और दिल्ली की जनता खासकर, क्योंकि प्रदूषण सबसे ज्यादा मार दिल्ली वालों पे पड़ता है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पर पंजाब के, क्या वादा देना चाहेंगे, क्या उम्मीद दिलाना चाहेंगे? नहीं, मैं उनको जो उम्मीद नहीं, उनके साथ वादा करता हूँ कि हमारी कोशिश है कि कम से कम पराली को साड़ी हम बचाएंगे। हम ना अपने सूबे में प्रदूषण होने देंगे, ना हरियाणा में, ना दिल्ली में। सभी लोग एक हैं, सब लोगों, क्योंकि जहाँ पे हम आग लगाते हैं सबसे पहले तो हमें, हमारे गांव पे असर होता है ना, उसके बाद हमारे शहर पे होता है, हमारी स्टेट पे होता है, फिर हरियाणा क्रॉस करता है, फिर दिल्ली जाता है। तो मैं दिल्ली के सभी लोगों को जो कहना चाहता हूँ कि पंजाब की सरकार रात दिन काम कर रही है, रात दिन। मान साहब की टीमें सभी गांव में, शहर में लगी हुई है। बट क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी है, हमारी सरकार अभी बनी है, पहला फेस है हमारी सरकार का। हमने बाकी काम किसानों को खुश करने के लिए मंडी में बड़ा टॉप का सिस्टम किया हुआ है कि मंडी को बढ़िया किया है, इस करके कि किसान जो प्रभावित कर रहे हैं कि बेटर होगी चीजें। बिल्कुल बेटर होगी जी। पिछले साल के मुकाबले मेरा मानना कि हम 50% डाउन कर देंगे, पावे जो मर्जी हो। 50% पराली जलाने को कम कर देंगे। जो अंकड़े आज आपके सामने है, हाँ जो शुरू हुआ है, जैसे लोगों ने सहयोग दिया, लोग हमारी गल मान रहे हैं। बट इसका हल जो है भाई साहब, इस फसल का बदल ढूंढना है। चोने को पंजाब से हम बंद करेंगे जल्दी। इस बार आंकड़े बता रहे हैं कि पिछली बार की तुलना में इस बार अभी तक पराली जलाने के मामले कम हुए हैं, लेकिन फिर भी तैयार रहिए, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और खासकर हरियाणा भी उसकी चपेट में रहेगा और पंजाब में भी प्रदूषण बढ़ेगा। तो फिलहाल आगे आने वाले दिन कुछ भारी रहने वाले हैं, लेकिन शुरुआत हुई है और आगे आने वाले सालों में हम हो सकता है कि पराली के जब मामले कम हो जाएं तो दिल्ली की हवा थोड़ी बेहतर रहे। चंडीगढ़ में सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में और आसपास के इलाकों में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए 28 अक्टूबर से दिल्ली सरकार एक नई मुहिम शुरू कर रही है। ये मुहिम है रेड लाइट पर गाड़ी बंद करने की, जो पिछले साल भी चलाई गई थी। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसमें डस्ट पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग के साथ साथ व्हीकल पोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए दिवाली के बाद 28 नवंबर से पिछले साल की तरह ही दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का महाअभियान शुरू होगा, जो 28 नवंबर तक, 1 महीने तक पहले चरण में हम लोग चलाएंगे। उसके बाद उसकी समीक्षा करके आगे हम निर्णय लेंगे।